नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे सहयोगी मौजूद हैं, राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू बॉस। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव लगातार पीक पर आता जा रहा है और चुनाव के लिहाज से कोरोना थोड़ा डाउन होता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया चाहिए आपकी, चुनाव पीक पर कोरोना थोड़ा डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। नहीं, दरअसल कोरोना डाउन नहीं हो रहा है। मैं आप उसको इस रूप में देखिए कि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी कि अब सामने फेस्टिवल सीज़न है, चुनावी सीज़न है, तो मेरा ये मानना है कि दुर्गा पंडाल सजे न सजे, नेताओं के पंडाल भरपूर सजे हैं। गणेश उत्सव के पंडाल सजे न सजे, नेताओं के पंडाल खूब सजे रहते हैं। आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात करो या बिहार के चुनाव की बात करो, किसी भी पंडाल में 10-5 हज़ार लोगों से नीचे कम नहीं दिख रहे आपको। तो सरकार भी है ना, अपने साधन और सुविधा के हिसाब से एडवाइजरी जारी करती है। नेताओं को तो छूट दे रखी है और हम पे तमाम प्रकार के नियम कायदे लागू है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मान लीजिए राष्ट्रीय मुनि नरेंद्र मोदी जी ने कल परसों प्रकट होकर ये कहा कि देखिए अभी फेस्टिवल सीजन है, हम सबको एहतियात बरतना है। बरत रहे हैं साहब, मार्च से ही बरत रहे हैं। मतलब जिस दिन आप ट्रंप का स्वागत कर रहे थे ना, नमस्ते ट्रंप, उस दिन से हम तो सब एहतियात ही बरत रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े पंडाल सजे नेताओं के, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सबको हमारी जान की परवाह, सबको ही बचना है। लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है, कोरोना के प्रति लापरवाही बढ़ गई है, ये मान लीजिए आप। सही कहा आपने कि जिस तरह से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ जुट रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि आने वाला समय थोड़ा सा खराब हो सकता है। और विशेष तौर पर जहां इलेक्शन है और जिस तरह से रैलियां हो रही है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन चुनाव के मद्देनजर किए जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत धार्मिक आयोजनों की सिर्फ चुनाव को लेकर है। दादा भाई, जो लगातार चुनाव का ट्रेंड चल रहा है, आप भी लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और रोज़ एक नई चीज़ डालते हैं हॉटलाइन पर, क्या संकेत मिल रहे हैं इस समय आपको चुनाव को लेकर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने और पूरे देश की निगाहें चुनाव है, न केवल मध्य प्रदेश की। देश की निगाहों से तात्पर्य है कि 2018 में जैसा चुनाव हुआ था ना, उससे ज़्यादा निगाहें इस चुनाव के ऊपर। कारण समझिए, इसमें स्टेक दाव पे लगा हुआ है शिवराज सिंह चौहान और महाराज का, इसमें स्टेक दाव पे लगा हुआ है कमलनाथ का, इसमें स्टेक दाव लगा हुआ है उन 25 लोगों का जो चलती गाड़ी से उतरे थे, जो मंत्री थे, मंत्री के पद से उतरने के बाद फिर से मैदान में गए हैं, तो सबका स्टेक दाव पे लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात, इसमें स्टेक दाव लगा हुआ है मतदाताओं के, किस मोड में मतदाता निर्णय लेगा। क्या मतदाताओं को वो पसंद है कि जिस तरीके से सरकार गिर गई तो मतदाता क्या उसको अप्रिशिएट करेंगे? क्या मतदाता को की नज़रों में ये वफादारी है या गद्दारी है, ये भी देखा जाएगा। कि बहुत सभी लिहाज से ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको आप बाई इलेक्शन मत मानिए, ये इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट है डेमोक्रेसी का कि इस चुनाव को किस रूप में देखा जाए और किस रूप जैसे परिणाम आएंगे उस रूप में इस चुनाव को देखा जाएगा एक बार। अब अपन बात करते हैं चुनाव किस दशा और किस दिशा में जा रहा है। अभी चुनाव जो है एकदम जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जिस तारीख वाइज चुनाव जैसे जैसे पीक पे जा रहा है, नेताओं के बोल वचल एकदम धरातल पे आते जा रहे हैं। नेता एकदम धरती पकड़ शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे शब्द जो आप और मैं टेलीविज़न पे इस्तेमाल करें अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब बड़े बड़े नेता इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो हेडलाइन भी वैसी जनरेट होने लग जाती है, फिर हम असली मुद्दों से बाहर आ जाते हैं। हम केवल आइटम या रखेल जैसे शब्दों पर बहस करने लग जाते हैं कि चुनाव कहाँ चले गया। ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है कमलनाथ के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और महाराज के लिहाज से। जहाँ तक ट्रेंड की आप बात कर रहे हो, ट्रेंड एकदम क्लियर है। ये चुनाव उन व्यक्तियों पर है जो कमलनाथ की सरकार को गिरा कराए हैं, जो शिवराज के साथ हो बैठे हैं। क्या जनता उनको हाथों हाथ लेगी? क्या जनता उनसे गले लगाएगी? या जनता उनका हिसाब चुकता करेगी? ट्रेंड इस दिशा में आना चाहिए। अपने को धीरे धीरे आने वाले दिनों में ये समझ में आएगा कि जनता सोच क्या रही है इस चुनाव को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने राजा भाई। और ये जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि आइटम का इस्तेमाल हुआ, रखेल का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ महिला उम्मीदवार ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। महिला की अस्मिता को तार तार कर दिया गया है। चुनाव लड़ा जाना चाहिए, चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। क्या ये ठीक है कि चुनाव इस तरह के शब्दों की, इस तरह की शब्दावली के प्रयोग के साथ हो? इस तरह से महिला जिसे समाज में
एक अलग दर्जा दिया गया है और नवरात्रि का समय चल रहा है जहाँ माता दुर्गा की पूजा होती है। ऐसे समय में इस तरह से जो चुनाव में महिलाओं को लेकर टिप्पणियाँ की जाती है, क्या लगता है ये बहुत राजनीति का इससे गिरता स्तर नहीं हो सकता? नहीं, मैं इसको आपको ना सर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप मौजूदा परिदृश्य को बेस मत बनाइए, आपको पीछे जाना पड़ेगा कि 10 साल से जब हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं ना, तो मेरा एक पिन पॉइंटेड कोट नोट कर लीजिए, विकास केवल मैनिफेस्टो का मुद्दा होता है। विकास केवल मैनिफेस्टो में सीमित रहता है। बाकी चुनाव हमारे यहाँ अलग अलग हल्के एडवर्ड्स कमेंट्स पे ही लड़े जाते हैं। आप देखिए, पुराना कोई सा भी चुनाव का इतिहास उठा के देख लीजिए, लायक, नालायक, ऊंच, नीच, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तिलक, टोपी, जनेऊ, आइटम गर्ल, रखेल, ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमारे यहाँ देश में चुनाव में नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जैसे जैसे चुनाव आगे जा रहे हैं वैसे वैसे नैतिकता का पतन आपको रोज देखने को मिलेगा, लेकिन हमको इसकी हेडलाइन जनरेट नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, दरअसल इसी हेडलाइन को पकड़ के बैठ जाते हैं और जो मूल मुद्दे हैं उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। हम खुद क्यों नहीं बात करते हैं डेवलपमेंट की? हम खुद क्यों नहीं पूछते हैं कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान से कि ये चुनाव आपको किसानों पे घेराबंदी में लड़ा जा रहा है? हम खुद क्यों नहीं बात करते हैं इस विषय में शिवराज सिंह चौहान से कि आप अब किसानों के लिए क्या कर रहे हो ये बताइए? कमलनाथ ने नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि आप किसानों के लिए 2.5 लाख का कर्जा माफ कर रहे हो क्या? हम खुद नहीं पूछते हैं ना। हम उस सस्ती लोकप्रियता का शिकार हो जाते हैं। वो जैसा बोलते हैं हम हेडलाइन चलाने लगते हैं, हम अखबारों में से छापने लगते हैं। तो नेताओं के लिए बहुत आसान काम हो गया है। उनको मालूम है कि ये टीआरपी सेंटर्ड कमेंट्स पास कर दीजिए, ये इसी में उलझे रहेंगे और जनता में इसी में बरगला लिया जाएगा, जनता को बेवकूफ़ बना दिया जाएगा और इन्हीं सस्ती लोकप्रियता के आधार पर मतलब हाथ हिला के, तालियां पीट के, छाती पीट के हम मंच से बाहर आ जाएंगे। सर, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। सही कहना आपका। मीडिया अपनी टीआरपी की तरफ दौड़ रहा है। मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तरफ दौड़ रहा है। मीडिया ड्रग की तरफ दौड़ रहा है। मीडिया रिया चक्रवर्ती की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन मीडिया का ध्यान इस ओर नहीं है कि क्या महिलाओं के क्यों हाईलाइट देते हैं हम उस कमेंट्स को? भाई यदि 4.5 सेकंड में उन्होंने कहा कि आइटम गर्ल, उन्होंने गर्ल शब्द इस्तेमाल भी नहीं किया हो, चलिए आइटम शब्द इस्तेमाल किया हो, हम क्यों पकड़ रहे हैं? ये बोलचाल की भाषा का शब्द यदि हम समझ लें तो हम उसने जो 45 मिनट जो भाषण दिया उसमें हम 45 सेकंड को पकड़ रहे हैं। लेकिन हमें जिम्मेदारी वाले सवाल हमको भी तो करने पड़ेंगे ना। नेताओं का काम बहुत आसान है, आपने 10 माइक लगाए, क्रिया की प्रतिक्रिया ली और घर चले जाते हैं कि भाई साहब आपके लिए फलाना ने ये कहा तो आप क्या कहना चाहते हो। दरअसल नैतिक पतन सर आज नहीं हुआ है, ये पिछले 2 दशक से चुनाव जो है ना, चुनाव का दौर बहुत एकदम, क्या आप भूल गए हो मौत का सौदागर? क्या आप भूल गए हो खून से सने हुए हाथ? क्या आप भूल गए हो कि ये बहुत नीच आदमी है? क्या आप भूल गए हो कि चाय वाला इसके यहाँ दुकान लगा देंगे? हमारे यहाँ देश में जैसे जैसे चुनाव पीक पे आते हैं, तिलक, टोपी, तराजू, जनेऊ, इस पर चुनाव आके सेंटर्ड हो जाता है। समझिए बात को आप। इसलिए हमको चुनाव को ये भी देखना होगा कि चुनाव जा कहाँ रहा है। देखिए, नेता तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तालियां पीट के चले जाएंगे, लेकिन जनता को निर्णय लेना है कि क्या हमको इन मुद्दों पे वोट करना है कि किसी ने एक्स रखेल शब्द इस्तेमाल किया, किसी ने वाई आइटम का शब्द इस्तेमाल किया, किसी ने चुन्नू मुन्नू इस्तेमाल किया, किसी ने लायक किया, किसी ने नालायक के शब्द इस्तेमाल किया। नहीं, 5 साल इन शब्दों के लिए नहीं दिया गया है। 5 साल दिया गया डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए। आपको राजनीति में उस पद पर, उस मंच पर इसलिए आसीन नहीं किया गया है कि आप ये कहकर चुनाव जीतें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, मतदाताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को दरकिनार करें और मुद्दे की बात पे आए, डेवलपमेंट की बात करें। हम कास्ट में भी तो उलझ जाते हैं ना सर। हमारे यहाँ चुनाव कास्ट फैक्टर भी तो है कि दलित को मिला तो दलित वोट देगा, ब्राह्मण को मिला तो ब्राह्मण वोट मिल जाएंगे, राजपूत को मिला तो राजपूत को वोट मिल जाएंगे। हम कास्ट में भी तो उलझे हुए हैं। कास्ट की केमिस्ट्री हमारे यहाँ बड़ी है, कास्ट की इक्वेशन हमारे यहाँ बड़ी है, इसलिए मुद्दे गौण हो जाते हैं, विकास से बाहर आ जाते हैं। तो अभी हमारी डेमोक्रेसी को इतनी मैच्योर नहीं हुआ जितना आप समझ रहे हो। सही कहना है राजा भाई आपका, डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं हुई है। लेकिन ये जो खर्चा चुनाव का आम आदमी के ऊपर डाला गया है, 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के निधन की वजह से सीटें रिक्त हुई, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिस जनता ने आपको चुना, जिस पार्टी से चुना, उसका साथ छोड़कर आप एक नई पार्टी में चले गए, वहाँ जाकर फिर जनता को कहते हैं मुझे वोट दीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की बातें हैं, किस तरह से
लोग इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के साथ छल नहीं है। हमें नहीं किसी पार्टी से लेना देना, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना अन्य किसी दल से, लेकिन जनता के पैसों का नुकसान, जनता के समय की बर्बादी, और सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतना है, इसलिए आपके लिए विशेष अनुमतियाँ धर्म यात्राओं की, सभाओं की सब जारी की जाए। ये कितना उचित है? बहरहाल राजनीति का जो स्तर गिर गया है, राजनीति जिस तरह से महिलाओं के छवि को लेकर महिलाओं को अलग अलग गंदे नामों से संबोधित किया जाता है, मुझे लगता है कि राजनीति में जो इस तरह का स्तर गिरा है उस पर भी कोई एक सरकार को, निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को कुछ नियमावली बनानी चाहिए। वो चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि चुनाव सिर्फ मुद्दों पे होगा, जनता की समस्याओं पे होगा। सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आप पार्टी छोड़कर चले गए, आप नई पार्टी में चले गए और वहाँ से आपको चुनाव जीतना जरूरी है। चलिए, मैं सबसे पहले तो आपसे सवाल करता हूँ, मध्य प्रदेश को ये चुनाव क्यों भोगना पड़ रहा है? मैं भोगना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों मध्य प्रदेश को चुनाव थोप दिया गया? सिर्फ इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो कांग्रेस में सोल्व नहीं हो रहा था। पर्सनल इंटरेस्ट मेरा साफ मायने हैं, उनको वो पद चाहिए था मुख्यमंत्री का, उनको वो पद चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष का, उनको पद चाहिए था राज्यसभा का। यदि उनको पद नहीं चाहिए था तो यहाँ के राज्यसभा की क्या जरूरत थी बीजेपी में आके लेने की? आप बोलते नहीं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। महाराज को, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उस भाषा में एंटरटेन नहीं किया जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। महाराज का ये मानना था कि सरकार मेरे पुरुषार्थ से, मेरे पराक्रम से बनी थी, मैंने पसीना बहा था, इसलिए मुझे उसका रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने यदि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। ले दे के कमलनाथ ने उसको उस भाषा में एंटरटेन नहीं किया जिस भाषा में किया जाना चाहिए। तो जब महाराज का व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आड़े आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी तो चैरिटी तो कर नहीं रही है, पॉलिटिकल पार्टी है, आ जाइए आप हमारे साथ आइए, हम मिलकर सरकार बना लेंगे। राजनीति में चरित्र रहा कहाँ, चलिए बताइए। जब कांग्रेस समाजवादी के साथ मिल जाती है, समाजवादी बीएसपी के साथ मिल जाती है, जिस चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ती बीजेपी उसके साथ हो जाती है, जिस महाराज के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हो उसको गले लगा लेते हो, एक थाली में खाने लग जाते हो। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि फिर आपकी नजरों में केवल जनता मूर्ख है, बाकी आप सब समझदार हो, स्वार्थ के समझदार हो। आपका स्वार्थ जहां सिद्ध होता है आप अपनी दुकान चला लेते हो। इसी महाराज के खिलाफ शिवराज ने चुनाव लड़ा, इन्हीं शिवराज ने महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर ये दोनों एक कैसे हो गए? और बहुत जल्दी एक हो गए, 14 महीने में हो गए। मतलब गंगा नहा लिया ना महाराज यहाँ आते से। और अब महाराज की नजरों में तो भारतीय जनता पार्टी पाक साफ हो गई है। आज 18 साल तक महाराज भारतीय जनता पार्टी को कितनी करप्ट पार्टी बताते रहे। मुझे याद है जब मंदसौर में गोलियां चली थी तो महाराज के भाषण मुझे याद है, कहते थे शिवराज के हाथ खून से सने हुए हैं। यूट्यूब कर लीजिए, मिल जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा। तो अब हाथ साफ हो गए, हाथ धुल गए, क्योंकि आप इधर आ गए इसलिए ना। तो अवसरवादिता की राजनीति चल रही है, देश में मतदाता बेवकूफ बनाया जा रहा है। पार्टी कोई सी भी हो, मुझे न महाराज से मतलब, न शिवराज से मतलब, न मुझे कमलनाथ से मतलब, न राहुल गांधी से मतलब। मैं कहना चाहता हूँ आपकी स्टैंडिंग तो कायम हो कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो कल उसकी शरण में चले जाते हो, उसके चरण में चले जाते हो, उसको दंडवत प्रणाम करने लगते हो, वो आपको कल अच्छा लगने लग जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है रातों रात? क्या दीनदयाल परिसर में गोमुख लगा हुआ है, यहाँ के आदमी स्नान कर लेता है तो गंगा स्नान हो जाता है? या फिर कांग्रेस में कोई गंगा बह रही है कि यहाँ के शीश जटा में स्नान कर लेता है तो पवित्र हो जाता है? एसपी बीएसपी एक हो जाती है, जो 36 का आंकड़ा था। अल्टीमेटली ठगा जाता है तो मतदाता ठगा जाता है। मतदाता को भी समझना पड़ेगा कि जितने लोग हमको ठग के आए हैं उसके हिसाब से उनको परिणाम देना चाहिए, भले किसी को भी बिठाए, ऐसा बिठाए कि उसका हिसाब चुकता हो। सही कहना है बिल्कुल कि जिस तरह से मतदाता ठगा गया है वह निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। बहरहाल राजा भाई, अब चुनाव चरम पर है और आने वाले कुछ दिनों के बाद मतदान भी होगा। परिणामों को किस रूप में देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप भविष्यवाणियाँ भी लगातार करते रहते हैं, ग्रहों की स्थिति बताते रहते हैं, तो इस बार चुनाव को लेकर क्या भविष्यवाणी है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 16 सीटें जो चंबल ग्वालियर बेल्ट की है वहाँ चुनाव फोकस्ड है। वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वहाँ चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चुनाव है। बीजेपी जिसके साथ हो जाएगी वो तो जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी तन मन धन से अंदर से नहीं हुई। बीजेपी मिंटू से ऊपर वाले नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अंदर के कार्यकर्ताओं की बात, बीजेपी के मतदाताओं की बात। उस सूरत में है बीजेपी जब साथ हो जाती है तो परिणाम बदल सकते हैं। एज ऑन टुडे कैंडिडेट फोकस चुनाव है, कैंडिडेचर पे है, कैंडिडेचर के प्रति नाराजगी भी हो सकती है और कैंडिडेचर के प्रति ये भी संभावना हो सकता है कि नहीं इन्होंने ठीक किया सरकार से अलग हटके, क्योंकि महाराज को सम्मान नहीं मिल रहा था। तो अब देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, इसलिए मैं सीटों पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेंड व्यक्ति सेंट्रेड है।
व्यक्ति सेंटर्ड में नफे नुकसान की दोनों की संभावनाएं बरकरार है। आप एक बात नोट कर लीजिए, महाराज का जो बुखार था वो भी उतर गया है। दीनदयाल परिसर में भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग में वीडी शर्मा और शिवराज के पोस्टर लग रहे हैं। 28 रथ जो रवाना हुए हैं उसमें महाराज की तस्वीरें नहीं है। कारण क्या है? इन्हीं महाराज के कारण तो आपकी सरकार टिकी है। इनको आपने कैसे दरकिनार कर दिया? फिर महाराज छाती पीट पीट के बोल रहे हैं कि ये चुनाव मेरा है, ये चुनाव मेरा है, ये चुनाव मेरा है। क्यों भाई साहब? ये चुनाव तो भाजपा का है, आपका क्यों है? इसका मतलब आप बीजेपी से अलग हो क्या? कांग्रेस छोड़ के आए उसके बाद भी? तो ये सब चीज़ें सब देख रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं परिणामों को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्या परिणाम आएंगे। परिणाम मतदाता सबसे अंतिम कड़ी है, निर्णायक है। लेकिन चुनाव बहुत डिफरेंट मोड का है, कुछ भी हो सकता है। किसी को एक गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि कमलनाथ की वापसी हो जाएगी, किसी को गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि शिवराज वापस बने रहेंगे। सही बात है। जिस तरह से चुनाव में महिलाओं के प्रति असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, चुनाव किस मोड़ पर है, चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है और चुनाव के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और किस तरह से पार्टी में अपेक्षा और उपेक्षा किसी नेता की होती है, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। बहरहाल राजा शर्मा जी और हम काफ़ी देर से आपके साथ इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। राजा शर्मा जी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और साथ ही यह भी नहीं बताया कि चुनाव में क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही चुनाव की मैं इलेक्शन कमीशन का जो वो है डायरेक्शन सर, उसका पालन कर रहा हूँ। मैं अन्य का ट्रेंड तो मेरे सामने चेयर पे रखे हुए हैं आपके सामने, और आप रिकॉर्ड टापुर में जान ही रहे हैं क्या ट्रेंड आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी है कि किसी प्रकार का एग्जिट पोल, किसी प्रकार का ओपिनियन पोल प्रदर्शन न किया जाए। तो मैं ना चाहता हूँ कि अपन उनके गरिमा के अकॉर्डिंगली चलें तो ठीक रहेगा। और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल अपन 7 तारीख बात करें, जिस दिन हो जाएगा 7 बजे हमको कमीशन में रिवीजन करेंगे। सही बात है। तो जल्दी ही फिर अगले हफ्ते का इंतजार कीजिए। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा को इस बार इजाज़त दीजिए। अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।